बयान पर दो टूक कहा कि वरिष्ठ नेता तो अपनी बात कहते रहते हैं। बात दूसरी तस्वीर 20 जून से बांस पर होने जा रही एक नई समिट की। तीसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं महाराजा और विधायक तुकोजीराव पवार, जो अब हमारे बीच नहीं रहे। आमतौर पर राजनीतिक बयानबाजी से परहेज करने वाले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने देश के दो बड़े नेताओं पर बयान दिया है। एक, अपनी ही पार्टी में अलग थलग पड़े लाल कृष्ण आडवाणी पर, और दूसरा कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर। इन बयानों में एक बयान तो वक्त का तकाजा कहा जाएगा, तो दूसरा बयान नसीहत के तौर पर देखा जा रहा है। बयानों से परे सवाल ये खड़ा हो रहा है कि राहुल को दी गई नसीहत राजनीतिक नसीहत साबित हुई, लेकिन आडवाणी को लेकर रमन सिंह का बयान किस ओर इशारा करता है, देखना होगा। आपातकाल को लेकर बीजेपी के संस्थापक सदस्य और वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी के बयान पर पार्टी को जवाब देते नहीं बन रहा है। आडवाणी के बयान पर विपक्ष ने बीजेपी पर हमला बोला है। अब इस मामले पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने कहा है कि पार्टी में आज जिस प्रकार की परिस्थितियां हैं, हम सबको मजबूती के साथ खड़े रहने की जरूरत है। सीएम रमन सिंह ने कहा कि वरिष्ठ नेता अपनी बात कहते रहते हैं। मुख्यमंत्री की इस प्रतिक्रिया के कई मायने निकाले जा रहे हैं। दरअसल मुख्यमंत्री के बयान पर गौर करें तो पार्टी के मौजूदा हालात पर कहीं न कहीं संगठन के भीतर तमाम परिस्थितियों की स्वीकार्यता नहीं है। मुद्दा गंभीर है, लिहाजा सीएम की प्रतिक्रिया के शब्द नपे तुले लग रहे हैं। आडवाणी जी के बयान है कि आज जिस प्रकार जो परिस्थितियां हैं देश में, उसमें हम सबको मजबूती के साथ खड़े रहना है। ये वरिष्ठ लोग हैं, अपनी बात कहते रहते हैं। अपने संगठन के नेताओं पर बयान देने वाले रमन सिंह ने कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी को भी नसीहत दी है। मुख्यमंत्री ने ये नसीहत राहुल के जन्मदिन के मौके पर दी है। रमन सिंह ने कहा है कि राहुल गांधी अभी 45 साल के हुए हैं, राजनीति में उन्हें अभी और सीखने की जरूरत है और ये उनके सीखने की उम्र है और उम्मीद है कि वो सीखेंगे भी। सर, राहुल गांधी 45 साल के हो चुके हैं, जिस तरह के विपक्ष के नेता हैं लगातार आरोप लगाते हैं, किस तरह से सामना देंगे आप? अच्छा है, 45 साल के हैं, अभी सीखने की उम्र है, अभी और सीखें। ललित मोदी और उनकी मदद के मुद्दे पर बीजेपी पहले से ही विपक्ष के निशाने पे है। ऐसे में आडवाणी के बयान ने पार्टी के संकट को और बढ़ा दिया है। जाहिर है ऐसी परिस्थितियों में रमन सिंह का बयान पार्टी की मुसीबत को बढ़ाने वाला हो सकता है। जो भी हो, इस समय बीजेपी के नेता बयान तो कुछ न कुछ बेहतर सोच कर दे रहे हैं, लेकिन मायने अपनी हकीकत बयान कर रहे हैं। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर आशीष तिवारी। एक्सप्रेस एजेंडा में आज हमारे साथ चर्चा में स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार मधुकर द्विवेदी जी, साथ ही जुड़ रहे हैं रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर आशीष तिवारी जी। सबसे पहले आशीष के पास चलते हैं। आशीष, रमन सिंह बहुत सोच समझ कर बोलते हैं, लेकिन जब राहुल गांधी आने वाले थे छत्तीसगढ़ यात्रा में, तब से वो खुलकर बोल रहे हैं। आज जो दो बयान हैं, एक उनके अपने पार्टी के नेता आडवाणी जी को लेकर के और एक विरोधी दल के राहुल गांधी को लेकर के, क्या सोचते, आखिर कहना क्या चाहते थे? देखिए, ये बड़ा आश्चर्यजनक बयान पत्रकार का निकल कर सामने आया, क्योंकि रमन सिंह की छवि जो रही है नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री होने बोलने के पहले तक वो आडवाणी छवि के नेता माने जाते रहे। और जब बीजेपी के भीतर इस बात को लेकर चर्चा थी कि आडवाणी को दोबारा प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट किया जाए या उनकी जगह किसी दूसरे चेहरे को, मतलब सुषमा स्वराज को प्रोजेक्ट किया जाए या किसी और को, तब इस समय के हिस्से में ही रमन सिंह आते थे। लेकिन नरेंद्र मोदी के प्रोजेक्ट होने के बाद कभी रमन सिंह का कोई पार्टी को लेकर कोई बड़ा बयान निकलकर सामने नहीं आया था। आज जरूर उन्होंने जो बयान दिया है उसके मायने अलग अलग तरीके से निकाले जा रहे हैं। और मैंने सीधे सीधे ये कहा कि बड़े नेता हैं आडवाणी और वो बड़े बयान देते हैं, लेकिन इसका सीधा मायने ये स्पष्ट तौर पर समझा जा सकता है कि ये कम से कम आडवाणी के पक्ष में तो नहीं था। और उसके पीछे एक अपनी वजह है, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी पिछले दिनों घेरती नजर आई है, चाहे सुषमा स्वराज का मुद्दा हो या उसमें राज्यों का मुद्दा हो, तो बीजेपी के हर नेता बचते हुए बयान दे रहा है। हालांकि आज रमन सिंह ने सीधा बयान दिया है, लेकिन उसके मायने जरूर उनके अगेंस्ट निकाले जा रहा है। और राहुल गांधी पर वो व्यंग्य है कि कटाक्ष?
देखिए, एक राजनीतिक बयानबाजी है रमन सिंह ने जो राहुल गांधी को लेकर कहा है कि राहुल गांधी पिछले दिनों छत्तीसगढ़ दौरे पर भी थे और आज एक सवाल उनसे होगा कि राहुल गांधी का 45वां जन्मदिन है, इस मौके पर क्या कहेंगे। तो एक राजनीतिक बयान जो मुख्यमंत्री का राहुल गांधी को लेकर है, इस राजनीतिक बयान की सीमा में ही, इसके दायरे में ही। चलिए आशीष जी मैं थोड़ा रोकना चाहूंगा। मधुकर जी क्या सोचते हैं? राहुल का बयान कोई नया नहीं है, राहुल को लेकर के कटाक्ष और व्यंग्य, लेकिन आडवाणी को लेकर जब पूरी पार्टी उनसे किनारा काट चुकी है, अलग थलग पड़ चुके हैं और उनके बयान पर रमन सिंह प्रतिक्रिया देते हैं, क्या वो ये हकीकत बताना चाहते हैं कि आडवाणी जी वरिष्ठ हैं और वो कुछ भी बोल सकते हैं? देखिए, आपने एक जुमला सुना होगा, उगते सूरज को सभी सलाम करते हैं, डूबते सूरज को शायद नहीं। चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो या कोई और क्षेत्र हो, सब जगह ये मिथक लागू होता है। अभी मैंने रमन सिंह जी को बोलते हुए सुना, राहुल गांधी के संदर्भ में उन्होंने जो कहा है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई उनका दुर्भाव प्रकट किया उन्होंने। एक सहज है, राजनीति में रमन सिंह जी राहुल से वरिष्ठ हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और उनसे एक सहज में सवाल पूछा गया था और उसका जवाब भी उन्होंने बड़ी सहजता से उसी तरीके से दिया जैसे दिया जाना चाहिए। नहीं, लेकिन अगर उनके पुराने बयानों को जोड़ के देखा जाएगा, जब वो छत्तीसगढ़ आए थे खाने को लेकर के, वो सब बयानों को देखें तो कहीं ना कहीं लगता है कि वो थोड़ा सा व्यंग और उसमें कटाक्ष। स्वाभाविक है, देखिए स्वाभाविक है, अलग अलग राजनीतिक दल से लोग वास्ता रखते हैं और जिस तरह राहुल गांधी का तरह से बार बार दौरा छत्तीसगढ़ में हो रहा है, तो कहीं न कहीं मुख्यमंत्री को या दूसरी राजनीतिक दलों को कहीं न कहीं तो एक ये होता है कि भाई आगे चल करके कहीं कांग्रेस का। चलिए, राहुल गांधी के दौरे को वो या राहुल गांधी के बयान को लेकर गंभीर नहीं है, लेकिन लालकृष्ण आडवाणी के बयान को लेकर कुछ ज्यादा गंभीर हो गए। आप उसको यूं लें कि आज रमन सिंह क्या आज कोई नहीं नजर आता है आडवाणी के साथ। आडवाणी जी ने तो बहुत ऐसी बात नहीं कही जिससे कोई भूचाल आ जाए, लेकिन अगर ऐसी बात भूचाल वाली कह भी दें तो मुझे लगता है भूचाल नहीं आने वाला है। नहीं, लेकिन आडवाणी जी का अपना एक सियासी लंबा अनुभव है, वो जानते हैं कि आपातकाल की बरसी आने वाली है और ऐसे समय पर कुछ दिन पहले वो बयान दे रहे हैं, तो उन्होंने एक बात तो छोड़ दी है जिसपे लोग बहस कर रहे हैं। भले ही लोग उसको फिर सफाई दे। ये आपने ठीक कहा, एक उन्होंने संकेत तो कर दिया है कि मैं बहुत खुश नहीं हूँ। और जिस तरह से, जैसा आपने शुरू में ही कहा था कि जिस तरह से आडवाणी जी जैसे वरिष्ठ नेता इन दिनों हाशिए पे धकेल दिए गए हैं, तो उनके अंदर कहीं न कहीं एक मन में सवाल यही खड़ा हो रहा है कि आखिर रमन सिंह ने जो बात कही है वो उनके साथ खड़े देखना चाहते हैं या फिर कहीं ना कहीं आपने कहा उगते सूरज की बात खुल करके ना तो उनकी बात का वो समर्थन कर सकते हैं और न लगता नहीं है मधुकर जी की आप खुल के समर्थन कर पाएंगे। हाँ, नहीं लगता है। और मुख्यमंत्री आशीष से भी नहीं, आशीष रमन सिंह ने जो बयान दिया है उसको उनकी पार्टी के नेता क्या सोच रहा है और विरोधी दलों के नेता ने किस रूप में लिया है? देखिए, दो तरह की अलग चीजें हैं। एक बीजेपी के भीतर ही बात करें तो रमन सिंह के बयान को लेकर अलग अलग प्रतिक्रिया निकल कर आ रही है। एक प्रतिक्रिया ये भी है कि एक सामान्यता शैली में इस बयान को दिया है, लेकिन एक तरह का ये भी कहना है कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी का वजूद है, नरेंद्र मोदी ही एक शीर्षस्थ नेता है बीजेपी के भीतर, तो उनके अगेंस्ट जाकर बयान देना अब किसी भी नेता की कुवत नहीं है, एक तरीके से कहा जाए। नहीं, आशीष मैं जानना चाहता हूँ, आडवाणी वो नेता हैं जो छत्तीसगढ़ आए थे, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन चुके हैं, बहुत कम राज्यों में गए हैं। यही रमन सिंह आडवाणी को लेकर के छत्तीसगढ़ आए थे एक कार्यक्रम में। हम मोदी के विरोध की बात नहीं कर रहे कि रमन सिंह से अपेक्षा रखें कि वो मोदी के विरोध में कोई बयान देंगे, लेकिन क्या आडवाणी के साथ खड़े देखना चाहते हैं वो? देखिए, इस विषय पर तो कम से कम कोई भी आडवाणी के साथ खड़े होकर नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि बड़ा पॉलिटिकल ये बयान निकलकर राजेश आडवाणी का सामने आया था और उस दौर पे आया था जब बीजेपी अपने आप कई दूसरी परेशानियों से जुड़ती नजर आ रही है, चाहे जिसके जिक्र मैंने पहले किया सुषमा स्वराज, वसुंधरा राजे सिंधिया का जो मामला है, और उस दौर में जब इसका बयान आता है तो कोई भी बड़ा नेता, भले मुख्यमंत्री क्यों ना हो, वो कम से कम आडवाणी के पक्ष में खड़े होते कम से कम बिल्कुल नजर नहीं आएंगे और ना आ रहे हैं। चलिए मधुकर जी, एक कमेंट आप भी दीजिए, क्या वाकई में आडवाणी जी को लेकर के सभी लोगों ने किनारा कर लिया? ये तो सब जग जाहिर है, फिर आखिर उनकी उपयोगिता कोई पार्टी में बचती है? देखिए, वो मार्गदर्शक मंडल के सदस्य हैं जिसकी आज तक कोई बैठक नहीं हुई, होगी भी नहीं, क्योंकि उसका मुझे नहीं लगता कि कोई, वो तो एक शोभा का पद होता है, मार्गदर्शक मंडल बना दिया वरिष्ठ तो कहीं कहीं आडवाणी जी बहक गए हैं या बहुत सोचा समझा बयान है? बस इतना और बताइए। आडवाणी जी जैसा वरिष्ठ नेता कोई बहक जाए मुझे तो नहीं लगता है। मतलब सोची समझी बात है, उन्होंने बहुत
सही समय पर मुझे लगता है कि शायद ऐसा ही एक सवाल उछाला है, वो आने वाले समय में देखेंगे। हाँ, चर्चा तो शुरू हो गई है पार्टी। चलिए आशीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका चर्चा में जुड़ने के लिए। रमन सिंह कभी आडवाणी के आशीर्वाद के मोहताज रहे तो वो बात और है कि कभी राजनाथ सिंह और कभी मोदी शाह का भरोसा जीतकर अपने सियासी सफर को उन्होंने आगे बढ़ाया। ऐसे में जब आडवाणी अलग थलग पड़ गए हैं, रमन सिंह के बयान के नेतार्थ निकाले जाना लाजमी है। और जहां तक बात राहुल गांधी पर किए गए कटाक्ष की है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के उपाध्यक्ष का सियासी कद और स्वीकार्यता विरोधियों के दिए गए ऐसे ही बयानों से बढ़ती जाएगी। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे हरे सोने का मंथन। सोरियासिस रोग वात, पित्त और कफ प्रकृति पर आधारित है। सोरियासिस रोग एक कुष्ठजन्य रोग है। ये कोहनी जांघों के बाहर धड़, कमर, पीठ और पेट में होता है। ये तांबे रंग और रक्त वर्ण का शुष्क सा छिलके युक्त शरीर में चत्ते के रूप में दिखाई पड़ता है। प्रथम अवस्था में ये सिर के बालों के बीच पिन के नुक्के, सरसों या मसूर के दाने की तरह उत्पन्न होता है, जिससे व्यक्ति को सिर में रूसी का भ्रम होता है और यही फिर धीरे धीरे सिर से बाहर निकलकर संपूर्ण शरीर में फैलने लगता है। ये मामूली खुजली जैसा लगता है। ये खुजली पसीने के बहाव या आर्द्रता मिलने पर पड़ती है। चमड़ी में खिंचाव और चमचमाहट बनी रहती है। इस रोग के जख्मों पर तीव्र स्राव होने की संभावना नहीं होती। ये 100% गठिया रोग को जन्म देता है, जिससे व्यक्ति हमेशा के लिए अपंग हो जाता है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें। चलो थोड़ा और पढ़े हम, स्कूल को बढ़े हम, बनाए शिक्षा सबको अब सक्षम। मध्य प्रदेश का स्कूल चले अभियान। आइए 12वीं तक पढ़ें, पढ़ाएं, स्कूल को दोस्त बनाएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बात बांस की, जिसकी उपयोगिता को शिवराज सरकार ने समझा है। हरित सोना कहे जाने वाला बांस पर इन्वेस्टर समिट 20 जून से भोपाल में शुरू होगी। खास बात यह है कि इसमें देश विदेश के निवेशक और विशेषज्ञ पहुंचेंगे। हरित सोना, शायद आप इस सब से वाकिफ ना हो। हरित सोना यानी कि बांस, और यही बांस मध्य प्रदेश के निवेशकों को आने वाले समय में लुभाने जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि मध्य प्रदेश में बांस उत्पादन और उद्योग की असीम संभावनाएं हैं। ये इन्वेस्टर मीट बांस उत्पादक, किसान, शिल्पियों, उद्यमियों, निवेशकों और शासन के बीच के अंतर को पाटने का काम करेगा। देश के मध्य होने के कारण मध्य प्रदेश बड़े उद्योगों के लिए गेटवे का काम भी करेगा। देखिए, बांस से जुड़ी हुई जो सामग्रियां हैं, इनका निर्माण जो मध्य प्रदेश में होता है और इस उद्योग से बहुत से मध्य प्रदेश के लोग जुड़े हुए हैं, उनको इस उद्योग को आगे पहुंचाने में कैसे सहयोग मिलेगा, इसका प्रयास मध्य प्रदेश सरकार कर रही है। वहीं इस इन्वेस्टर मीट पर कांग्रेस ने शिवराज सरकार पर वार करते हुए कहा कि शिवराज पहले वन की रक्षा करें। इस तरह की मीट से रत्ती भर भी फायदा नहीं होगा। ये बीजेपी की बस कपोल कल्पना है। इससे बस जनता का पैसा ही व्यर्थ होगा। इन्वेस्टर्स मीट जो उन्होंने की है, आज करोड़ों अरबों रुपया खर्चा करके उनके क्या रिजल्ट्स आए हैं, जो ये बांस मीट करने के बाद क्या रिजल्ट आएंगे, ये लोग केवल जो है इन्वेस्टर्स मीट करके इस प्रदेश की जनता का करोड़ों अरबों रुपया केवल और केवल खाने पीने और अय्याशियों में लुटा रहे हैं। सीएम शिवराज की अध्यक्षता में होने वाली इस मीट में बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी शामिल होंगे। 8 सत्र में होने वाली इस 3 दिवसीय मीट में बांस निवेशक, शिल्पी, किसान, उद्यमी से लेकर भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय वन सेवा के वरिष्ठ अधिकारी भी हिस्सा लेंगे। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि जिस ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचाने के लिए इस इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया जा रहा है, वो किस हद तक सफल हो पाती है। भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर अनिल सिंह कुशवाहा।
इस खबर पर हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर अनिल सिंह कुशवाहा जी। अनिल जी, बांस को लेकर के 3 दिन की समिट जो हो रही है, नितिन गडकरी आ रहे हैं, मुख्यमंत्री रहेंगे, लेकिन इसका स्वरूप क्या है, एजेंडा क्या है और इसका असली उद्देश्य क्या है? देखिए राजीव जी, बांस को हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं झाड़ के रूप में। इससे कभी टोकरी, चटाई या छोटा मोटा शिल्प होता रहा मध्य प्रदेश में, लेकिन ये बड़ा उद्योग भी साबित हो सकता है। दूरगामी सोच को मध्य प्रदेश सरकार देख रही है। तो यही कारण है कि अब ब्रांडिंग ग्रीन गोल्ड के रूप में की जाती है। चीन की बात, चीन का निवेशक भी आ रहे हैं। चीन के बारे में सब जानते हैं। छोटे छोटे उद्योगों को मिला के कैसे बड़ा उद्योग बनाना है, कैसे खड़ा करना है, चीन से बेहतर कोई नहीं जानता होगा। इसके अलावा जर्मनी, बेल्जियम के लोग भी आ रहे हैं। देश की बात करें तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, त्रिपुरा, गुजरात, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल से भी निवेशक आ रहे हैं। ऐसा सम्मेलन अनिल जी, कभी इसके पहले ऐसा कोई कार्यक्रम या सम्मेलन हुआ है? मध्य प्रदेश की बात करें या देश की, पहली बार इस तरह का इन्वेस्टर मीट बांस को लेकर कोई सरकार, कोई राज्य करने जा रहा है। और इससे निश्चित तौर पर जो ये वन क्षेत्र, चूंकि देश में सबसे बड़ा वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में है, तो ऐसे में बांस को एक बड़े कारोबार के रूप में खड़ा करना और इससे एक बड़ा रोजगार का साधन खड़ा करना एक सरकार की पहल है। और कल से ये सिलसिला शुरू हो रहा है। 3 दिन में निश्चित तौर पर माना जा रहा है कि अच्छे रिजल्ट आना है। अनिल जी, आप जुड़ रही है हमारे साथ। मधुकर द्विवेदी जी है। मधुकर द्विवेदी जी, बांस को लेकर के मंथन समिट जो हो रही है, क्या कुटीर उद्योग को के जरिए उसको जो नेटवर्क है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर मार्केटिंग की कोई पहल हो रही है? इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह से ये समिट के पहले जो भूमिका थी वो यही थी कि बांस, क्योंकि देखिए मध्य प्रदेश बांस उत्पादक राज्य है जी। आप चाहे सीहोर के बांस की बात करें, चाहे देवास के बांस की बात करें, यहाँ के बांस की मजबूती की बड़ी चर्चा होती है। अभी तक बांस से, जैसा आपके रिपोर्टर अनिल जी ने कहा कि अभी तक बांस से छोटा मोटा जो है बांस की टोकरी वगैरह, लेकिन अब जिस तरह से इसको मीट के पहले की जो कार्य योजना सरकार ने बनाई है कि कैसे इसको बड़े उद्योग के रूप में विकसित किया जाए, वो बता रहे हैं चाइना के भी आ रहे हैं, जर्मनी के भी आ रहे हैं। बिल्कुल आ रहे हैं और अच्छा है, ये एक अच्छी पहल है मध्य प्रदेश सरकार की कि दुनिया के विशेषज्ञ आ रहे हैं। वो देखेंगे कि मध्य प्रदेश के बांस का किस तरह से उपयोग हो सकता है कि आज अगर हजारों लोगों को बांस आजीविका दे रहा है, तो मध्य प्रदेश के बांसों से लाखों लोगों को कैसे आजीविका मिलेगी, कैसे लोगों को लाभ मिलेगा और कैसे ये व्यापक रूप लेगा ये बांस। चलिए एक बार अनिल के पास चलते हैं। अनिल, जल, जंगल, जमीन को लेकर के यहाँ लड़ाइयाँ सड़क पर लड़ी गई हैं। ग्रामीण अंचलों से लोग निकले हैं, आदिवासी भी निकले हैं। ऐसे में बांस जो ग्रामीण अंचलों की एक संपत्ति है, उसको लेकर के कोई प्रतिक्रिया तो देखने को नहीं मिलेगी। जल, जंगल, जमीन को लेकर सदियों से झगड़ा चला आ रहा है। लेकिन अगर आधुनिक परिवेश में बात करें रोजगार की, तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के विभाजन के बाद मध्य प्रदेश के पास आजीविका या रोजगार बढ़ाने के ऐसे कोई साधन नजर नहीं आ रहे थे। ऐसे में सरकार को जो चीजें हैं उन पर ही गौर करना चाहिए और सरकार ने वही किया है। बांस को एक मिशन के रूप में देखा है। ये अपने आप में बड़ी बात है कि मिशन संचालनालय बना हुआ है और बहुत सारा काम देखा है। विपक्ष जरूर इस पर एक सवाल खड़ा कर रहा है और इसके पीछे ये कि तमाम जो इन्वेस्टर समिट हुए हैं उसको उदाहरण देखकर चला जा रहा है। चलिए, निश्चित तौर पर अगर विपक्ष कोई अनिल सवाल उठा रहा है तो उस पर भी गौर करना होगा। अनिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। शिवराज सरकार का यह नया प्रयोग क्या गुल खिलाता है यह तो समय ही बताएगा, लेकिन इतना तो तय है कि अगर पहल सार्थक सिद्ध हुई तो ग्रामीण, खासतौर से आदिवासियों के लिए बाजार में नई संभावनाओं के दरवाजे खुलेंगे। कुटीर उद्योग से जुड़े इस व्यवसाय को एक नई दिशा मिल सकती है। वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कहां तुम चले गए। चलो थोड़ा और पढ़े हम, स्कूल को बढ़े हम, बनाए शिक्षा सबको अब सक्षम। मध्य प्रदेश का स्कूल चले अभियान। आइए 12वीं तक पढ़ें, पढ़ाएं, स्कूल को दोस्त बनाएं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। देवास रियासत के लाडले बीजेपी सरकार के पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक तुकोजीराव पवार ने शुक्रवार सुबह 9:55 पर अंतिम सांस ली। पवार पिछले काफी समय से बीमार चल रहे थे। कुछ दिन पहले ही उन्हें ब्रेन हेमरेज हो गया था। इलाज के लिए उन्हें इंदौर के अपोलो हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, जहां लाख मन्नतों और कोशिशों के बाद भी उन्हें बचाया नहीं जा सका। देवास रियासत के लाडले और मध्य प्रदेश बीजेपी के कद्दावर नेता तुकोजीराव पवार का जिंदगी का सफर थम गया। रियासत से सियासत की ओर जाने वाले पवार की शख्सियत ऐसी थी कि देवास जिले में उनकी तूती बोलती थी। लोकप्रिय इतने कि देवास के हर घर का शादी का न्योता भगवान के बाद उनके पास पहुंचता था। पवार के राजनीति सफर की शुरुआत 1984 में हुई। 1986 से उन्होंने सक्रिय राजनीति में कदम रखा। उसके बाद उन्होंने साल 1990 में देवास से एमएलए का चुनाव लड़ा और कामयाब हुए। उनकी कामयाबी का ये सिलसिला जारी रहा। उनका 6 बार विधायक चुना जाना ये बताता है कि देवास की जनता के दिल में वो किस तरह से राज करते थे। चलिए एक नजर डालते हैं तुकोजीराव पवार के राजनीतिक सफर पर। 1986-1988 में भारतीय जनता युवा मोर्चा देवास के जिला अध्यक्ष रहे। 1990 में पहली बार देवास से बीजेपी विधायक बने। 2003 में राज्य सरकार में मंत्री बनाए गए। दिसंबर 2006 में राष्ट्रीय गौरव अवार्ड से सम्मानित किए गए। साल 2007 में राज्य मंत्री का स्वतंत्र प्रभार संभाला। दिसंबर 2008 में एक बार फिर शिवराज मंत्रिमंडल में जगह मिली। ये पवार का व्यक्तित्व ही था जिससे इस समय पूरा राजनीतिक महकमा सदमे में है। इनका दुखद निधन हो गया। पार्टी के लिए, सरकार के लिए, हमारे खुद के लिए, उसके परिवार के लिए और आम जनता के लिए दुख की घड़ी है। महाराज जैसे जनप्रतिनिधि, जैसा मैंने पहले कहा, जब भी इस वक्त भी जनता ने उन्हें आवाज दी, हमेशा जनता के लिए लड़े, अंतिम दम तक लड़ते रहे। जब ये दुखद समाचार मैंने सुना तो मन को ऐसा विश्वास नहीं हुआ कि वो ऐसे हमारे बीच से उठकर चले जाएंगे। मन भावुक हुआ। मैं उनके चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ और परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना करता हूँ कि वो इस गहन दुख को सहन करने की उनके परमात्मा। तुकोजीराव पवार देवास में राजा साहब के नाम से मशहूर थे। यहाँ हर कोई उनमें राजनेता से ज्यादा उनके अंदर अपने राजा को देखता था। शायद यही वजह है कि उनके गुजर जाने से यहाँ की आवाम बेहद दुखी है। आज दोपहर को हम अपोलो हॉस्पिटल से देवास के लिए माननीय महाराज साहब को लेकर निकलेंगे और देवास में रियासतकालीन जो हमारा पुराना राजवाड़ा है, जिसको हम वर्ल्ड पैलेस कहते हैं, बड़ा बाजार स्थित, वहाँ पर लेके जाएंगे। सुबह 8 बजे से आम जनता के दर्शनार्थ महाराज को आम जनता के दर्शनार्थ रहेंगे और 1 बजे हम अंत्येष्टि के लिए लेकर पुराना राजवाड़ा से निकलेंगे। वास्तव में न सिर्फ हम सबके बीच में हमारे देवास रियासत के महाराज और मध्य प्रदेश के खेल एवं पूर्व युवा कल्याण मंत्री श्रीमंत महाराज साहब के निधन से न सिर्फ देवास रियासत, देवास बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में शोक की लहर है और आज के इस अवसर पर हम सब दुखी हैं। भले ही रियासत और सियासत का ये कद्रदान हमारे बीच न हो, लेकिन पवार की यादें और उनका राजनीति में योगदान समय समय पर उनकी याद दिलाता रहेगा। इंदौर से युवराज पुरावत के साथ एक्सप्रेस रिपोर्टर आकाश धौलपुरे। मधुकर जी, आप क्या कहेंगे? रियासत से सियासत में एक लंबा सफर तुकोजीराव पवार का। देखिए, दुखद समाचार जब मिला तो मध्य प्रदेश के लोग स्तब्ध रह गए। खासतौर से राजनीतिक हलके के लोगों में एक जो शोक व्याप्त हुआ। पवार जी के व्यक्तित्व के बारे में मैं एक ही लाइन में कहूँगा कि बहुत ही
हरफन मौला मिजाज के थे। उनका रिश्ता राज परिवार से थे, वो वहाँ के राजा थे, लेकिन राजनीति में आने के बाद उन्होंने जिस तरह से जनता के बीच खुल मिल करके काम किया, वो एक श्लाघनीय उनका प्रयास था। तो मैंने उनको देखा था जब वो युवा राजनीति से आए थे, विधायक युवा मोर्चा की राजनीति से आए थे, विधायक बन करके, तो बहुत ही जिज्ञासु थे, सीखते थे। लाइब्रेरी में मैंने कई बार उनको विधानसभा की लाइब्रेरी में पुस्तकें पढ़ते हुए देखा। सबसे बड़ी बात ये थी कि 6 बार लगातार विधायक रहना, मंत्री भी रहे, अपने आप में दर्शाता था कि वो कितने लोकप्रिय थे। देवास में तो लोकप्रिय थे ही, मालवा अंचल में भी उनका बड़ा सम्मान था, इंदौर में भी, और मालवा, समग्र मालवा में उनका बड़ा सम्मान था। विधानसभा में बड़े सक्रिय रहते थे। और मैं आपको बताऊं, जब वो मंत्री बने थे तो इतना बढ़िया काम उन्होंने किया था खेल और युवा कल्याण विभाग में। बहुत कुछ दिन पहले भी मधुकर जी उन्होंने विदेश में भी इलाज कराया था, तब तो वो जंग जीत ली थी। हाँ। लेकिन इस बार देखिए, ईश्वर के विधान के आगे तो हम सब विवश होते हैं। चलिए वो भी एक्सप्रेस एजेंडा में मधुकर द्विवेदी जी, आपका हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मध्य प्रदेश, खासतौर से बीजेपी के लिए यह खबर अच्छी नहीं है, लेकिन हम याद करेंगे उनके सरल सहज स्वभाव और राजनीति में रहते हुए दूसरों से अलग व्यक्तित्व और समाज के उत्थान के लिए उनकी सजगता को। न्यूज एक्सप्रेस की तरफ से तुकोजीराव पवार को विनम्र श्रद्धांजलि। एक्सप्रेस एजेंडा में आज इतना ही, कल फिर होंगे आपसे रूबरू। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार। शहर से लेकर गांव तक, किले की प्राचीर से महल के गुंबदों तक, आपको रखे सबसे आगे, सबसे तेज। हम हैं सच के साथ, हम करते हैं बातें साफ, हर खबर पक्की खबर सिर्फ न्यूज एक्सप्रेस पर। संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक आपके गांव तक पहुंचने वाली हर योजना का खाका यहां तैयार किया जाता है। मैं करूंगा आपको रिपोर्ट, क्योंकि आपसे अब दिल्ली दूर नहीं। यार आपको पता है, दिन दहाड़े लड़की को अगवा कर लिया। मालूम है। अरे बाबूजी पता है आपको, 20 लोग मर गए बस पलटने से। पता है। फिर 2 मंत्री घूस लेकर पकड़ा गया। पता है भाई। आपको हर न्यूज पता है? कहाँ देखा? आपने नहीं देखा? न्यूज एक्सप्रेस। यहाँ दिखेगी हर खबर सबसे पहले। तन और मन की तंदुरुस्ती के लिए आओ योग करें। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में शामिल हों और इसे अपनी दिनचर्या का अहम हिस्सा बनाएं। Don't angry me. नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीक्षा। आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के दबंग खान की दबंगाई के बारे में। जी हां, रियल लाइफ में तो उनकी दबंगाई सबने देखी है, लेकिन आज हम आपको बताएंगे रियल लाइफ में सलमान की दबंगाई के किस्से। तो चलिए फिर जल्दी से शुरू